दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हमारे खास मेहमान हैं जनपद जौनपुर के वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व पीसीएस अफसर और दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता दीपचंद राम जी, जिनसे हम जानेंगे खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो 12 साल पूर्ण हुआ है केंद्र सरकार का, इसके संदर्भ में और विभिन्न मुद्दों पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, केंद्र सरकार को खास तौर से कहें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक प्रश्न है देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारत के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, दोनों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न रहीं। नेहरू जी को देश गुलाम भारत के रूप में मिला है और सुई से लेकर जहाज़ तक नेहरू जी ने निर्माण किया। देश का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि देश में लोगों जनता का विश्वास हासिल किया और भारत को अस्थायी लोकतंत्र दिया। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि मजबूत स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय मनमोहन जी ने देश इनको सौंपा। आज देश की स्थिति बहुत ही दयनीय है और सबसे बड़ा जो इस सरकार का सबसे माइनस पॉइंट है कि सरकार का इकबाल जनता में ख़त्म हो गया, अविश्वास है लोगों में और हर तरफ त्राहिमाम है। जहाँ पर नेहरू जी ने देश निर्माण किया था वहीं पर ये सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक सेक्टर को सिर्फ बेचने का काम किया और जनता का विश्वास इस कदर टूट गया है कि जनता में त्राहिमाम हो गया है। और त्राहिमाम का नारा देश का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मचा रहा है, जो जिसको दुनिया देखती है। तो इस नज़रिए से यदि आप तुलना करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ राष्ट्र निर्माण मजबूत हुआ था, ITI से लेकर IIT बना था, और दूसरी तरफ इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है शौचालय बनवा देने का। इसके अलावा इस सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। ये जरूर कहा था कि सरकार पे हवाई जहाज़ पे हवाई चप्पल वाले चलेंगे, और पिछले दिनों जूता वालों का भी जो है, पैंट वालों का भी पैंट और जूता ढील हो गया कि देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए 1 लाख से 1.25 लाख तक का टिकट लगा। तो ये है अंतर। और इस अंतर को इस नज़रिए से देखिए कि जब देश निर्माण हो रहा था, नेहरू जी रोजगार दे रहे थे और वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार छीन रही है। आप सोचिए, देश में इस पिछले 12 वर्ष में 92 परीक्षाएं रद्द हुई। नेहरू जी के समय में एक भी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई थी। लोगों को भरोसा हुआ था, लोगों को रोजगार मिला था, दलित पिछड़े वंचितों को रोजगार दिया था। देश में सामाजिक रूप से पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों को जो है कि मुख्य धारा में लाने के लिए नेहरू जी ने सबको नौकरियां दिया था। आज सबकी नौकरियां छीन ली गई। नेहरू जी ने सबको पेंशन योजना से जोड़ा था। इस सरकार के और बीजेपी सरकार ने सबका पेंशन छीन लिया है। नेहरू जी सबको अस्थायी नौकरियां दे रहे थे। वर्तमान सरकार सबको संविदा के बजाय जो है आउटसोर्सिंग पे रख रही है। नेहरू जी सभी लोगों को, इसके पहले की सरकार लोगों में रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही थी। ये सरकार बेरोजगारी लाने के प्रयास कर रही थी। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब देश में कोरोना लागू हुआ और इस सरकार ने जब नोटबंदी किया तो देश में आज तक, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत में 48 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस कदर में आप उसका बहुत बड़ा प्रमाण आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति आज कहाँ पहुँच गई। आपने बोला कि भरोसे की बात की
इस तरीके से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके का। और अगर ऐसा नहीं है तो वो देश के विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से सरकार बना रहे हैं और जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसको आप फिर कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। इलेक्शन कमीशन चुनाव जितवा रहा है, ईवीएम चुनाव जितवा रही है, प्रशासन चुनाव जितवा रहा है। इसका मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ प्रमाण दे सकता हूं कि पुलिस प्रशासन जो बूथों से दूर होना चाहिए, जिसकी सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर में है, वो बूथों पे कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा, जब पुलिस ये तय करने लगेगी तो आप अपने आप तय कर सकते हैं कि सरकार में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी आपने देखा कि देश में 5 लाख ईवीएम चोरी हो गई है। आज तक भारत का न इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लिया और न ही भारत सरकार इस पर कभी स्पष्टीकरण दिया, श्वेत पत्र जारी किया कि ईवीएम गई तो गई कहाँ। और चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि आपके माध्यम से जानकारी हुई, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि 4000 ईवीएम जल गई। तो ये ईवीएम जलने का खेल क्या है? ईवीएम चोरी होने का खेल क्या है? ये खेल सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने का खेल है। ये लोकतंत्र का खत्म करने का खेल है। ये लोगों का विश्वास खत्म करने का खेल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका आज विश्व में उसका रैंक 6वां हो गया है। लोकतंत्र में अमेरिका जो है कि लंदन, ब्रिटेन और अमेरिका के समकक्ष हमारी न्यायपालिका हुआ करती थी, आज हम 56वें नंबर पे हैं। उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि सरकार 100 से ज़्यादा न्यायिक जजों को ब्रिटेन में जो है कि बैडमिंटन खिलवा रही है। तो जब हमारे देश के लोग बैडमिंटन न्यायपालिका के लोग खेल खेलने में लगे हैं, तो न्यायिक खेल आजकल ये सरकार तय करते हैं, सरकार के मुखिया तय कर रहे हैं कि कौन क्या होगा। आपके कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय हैं एक तरीके, तो आप न्यायपालिका को, खास करके न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है, इस पर आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। हमारा आरोप नहीं है, ये प्रमाण है। और सिर्फ देश में आपने तुलना किया ना कि नेहरू और जो है कि मोदी जी के कार्यकाल की तुलना, एक तरफ देश की सबसे पावरफुल महिला इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो तब हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत थी कि उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्णय देती है और सरकार गिर जाती है, उनको बर्खास्त कर देती है। और आज हमारी न्यायपालिका देश के एक जो है कि जो देश का सबसे बड़ा माफिया था, जिसको जो है कि प्रदेश बदर, जिला बदर था, उसके खिलाफ लोया जैसा अगर जजमेंट देने की सोचता है तो उसकी हत्या हो जाती है। आज तक उसकी हत्या का कारण नहीं पता चलता है। ये अंतर आया है, ये देश डेवलप किया है कि न्यायपालिका में के ये स्तर गिरा है। और निष्पक्ष पत्रकार, कभी पत्रकार देश बदल देते थे, पत्रकारों ने देश की आज़ादी लाई है। आज पत्रकार में भारत का नंबर दुनिया में 153वें रैंक पे आ गए हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप अपना ही वजूद, पत्रकार धर्म का वजूद हमारे देश में संकट के दौर से गुजर रहा है। सर, ये एक सवाल ये था कि 12 साल हो गए इस कार्यकाल को, इस सरकार के कार्यकाल को। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को आप कैसे देखते हैं? वैश्विक स्तर पे हम आपसे जानना चाहता हूं कि आज भारत में गैस की, एलपीजी गैस की, पेट्रोल की, डीजल की क्यों इतना महामारी, इतना अकाल क्यों पड़ गया है? वैश्विक स्तर पे हमारे पास हम जो है कि आज हार्मूज जैसे स्थान से हमारी जहाज तेल नहीं ला पा रही है। हमारा वैश्विक स्तर ये हुआ है। हमारा वैश्विक स्तर ये हुआ है कि मुद्रा जो है, भारत की मुद्रा 100 के पार डॉलर के तुलना में पहुंच गई है। ये हमारा वैश्विक स्तर हुआ है। वैश्विक स्तर ये हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सुरक्षा में पाकिस्तान को जगह मिल गई, हम हट गए। वैश्विक स्तर पे हमारा ये स्थान हुआ है कि जो है कि चाइना हमारा
हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, हम बोलने की स्थिति में नहीं है। वैश्विक स्तर ये हमारा हुआ है कि ट्रंप जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हम जब तक चाहेंगे तब तक भारत का प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएगा। और एक जमाना था कि हमारे इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेकर अगवानी करता था, और आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हम जब कहेंगे तब ये जो है कि शुरू होंगे, हम कहेंगे बंद तो बंद हो जाएंगे। चाहे जो है कि भारत पाक का अभी युद्ध हो रहा था, उसमें आपने देखा कि अमेरिका तय करता है कि नहीं कब युद्ध होगा कि नहीं होगा। अभी आपने देखा कि हम किस देश से तेल खरीदेंगे, ये अमेरिका तय करता है। अभी आपने देखा कि वो तय करता है कि हमारे यहाँ कृषि का कानून कैसे लागू होगा, ये अमेरिका तय करता है। हमारे यहाँ किस तरह की योजनाएं लागू होगी, ये अमेरिका तय करता है। ये अंतर है मोदी, नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी या पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल से। ठीक है, फिर भी हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदरणीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, इनके 4 या 5 उपलब्धियां जो बताएं जिससे आप संतुष्ट हों, जो आपको लगता हो कि हाँ इन्होंने बेहतर किया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम का, यादव का, ब्राह्मण का इनकाउंटर नाम खोज खोज के डाल के हो रहा है, ये इस सरकार की उपलब्धियों में है। इस सरकार की उपलब्धियों में है कि दहशत का माहौल है। इस सरकार उपलब्धियों में है कि लोगों को ये लग रहा है कि अब देश में आगे क्या होगा। ये उपलब्धि है कि दलितों पिछड़ों की हत्याएं, बलात्कार हो रहा है, सरकार अपने में मस्त है। सरकार जो है देश वो रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। सरकार के मुखिया इसी में है कि हम ठोको राजनीति करते हैं, बुलडोजर की राजनीति हम करते हैं, ठोक देंगे, कोई बचेगा नहीं। और जो है कि हत्या, बलात्कार, हम पूरे प्रदेश के आंकड़े आपके पास ही हैं। मैं जौनपुर की बता रहा हूँ कि पिछले 3 महीने में लगभग 100 के आसपास यहाँ पर हत्याएं हो गई, 3 से 6 महीने के बीच में। ये कहाँ हो रहा है? कुछ योजनाएं हैं जो सकारात्मक भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री के द्वारा ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, और शौचालय की बात कर लें, स्वच्छता की बात कर लें, ऐसी अनेक योजनाएं जो सकारात्मक भी हैं। उसको आप एक समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे हैं, समाजवादी चिंतक हैं, अम्बेडकर जी के विचारधारा को लेकर के चलते हैं। उसी तरीके से बीजेपी कहती है कि हम तो अम्बेडकर जी के विचारधारा को आगे लेकर के चल रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? इस सरकार की उपलब्धियां आपने गिनाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये पहली बार लागू है क्या देश में? इसके पहले आवासीय योजना नहीं लागू थी क्या? इसके पहले इस देश में राशन नहीं मिलता था क्या? इसके पहले इस देश में लोगों की सड़कें नहीं बनती थी क्या? इसके पहले इस देश में अम्बेडकर योजनाएं इनको दलितों को लाभ नहीं मिलता था क्या? पहली बार ऐसा हुआ है क्या? पहली बार दहशत का माहौल है, कोई बोलेगा ठोक दिया जाएगा। लोग बोलने से डर रहे हैं। आज हम अधिवक्ता पेशे से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की खुलेआम पिटाई हो रही है, ये पहली बार हो रहा है। पूरे जो है कि कोई वर्ग, अधिवक्ता छात्र की पिटाई हो रही है, टीचरों की जो है कि परीक्षाएं ली जा रही हैं। इस सरकार की उपलब्धियां गिनाऊं आपको? आधार कार्ड योजना, लाइन में लगो। केवाईसी योजना, लाइन में लगो। आपका पहचान पत्र, लाइन में लगो। आपका वोटर आईडी में लाइन में लगो। पूरे देश में 500 ऐसे भवन बने हैं, महल बने हैं बीजेपी का। वो कहाँ से पैसा पा गया था भाई? बीजेपी सरकार जब 2014 में उसके बाद 900 करोड़ रुपया था, आज उसके पास 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से आ गया? ऐसा कौन से बिजनेस बीजेपी सरकार करती है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ, देश जानना चाह रहा है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ये जो है कि ऑडिट से बरी क्यों है? सारी देश में कोई एक योजना आप बता दें, एक संगठन बता दें जो आज देश प्रगति के हुए। हम 18वीं शताब्दी के तौर पे 18वीं शताब्दी के दौर में गुजर रहे हैं, जहाँ पर भाईचारा खत्म है। विश्व में भारत अनेक भाषा, अनेक संस्कृति,
अनेक कल्चर का देश था, लेकिन वर्तमान में इतना माहौल खराब हो गया है कि गंगा जमुनी संस्कृति तो लगभग मृत्यु प्राय हो चुकी है। इस सरकार ने ये उपलब्धि है। सर, आपने एक ये आरोप एक तथ्य की बात किया कि जिस तरीके से छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ, वकीलों के साथ, सभी के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो क्या हम ये जो वर्तमान समय में एक पार्टी है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, क्या यह उस रोष का, उसका उसका एक नतीजा है इस पार्टी की उत्पत्ति होना? ये सरकार इतनी डरी हुई है कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी के अकाउंट बंद कर दी। इससे ज़्यादा इस सरकार में दहशत क्या है? ये सरकार विपक्ष के किसी लीडर को माने बोलने नहीं देती है, नेता प्रतिपक्ष का बोलने नहीं देती है। एक सरकार हुआ करती थी, चाहे पूर्व की सरकार, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष होते थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। आदमी की योग्यता और काबिलियत को महत्व दिया जाता था। वर्तमान सरकार योग्यता और काबिलियत को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ दहशत का वातावरण पैदा कर रखा है। देश दहशत के दौर से गुजर रहा है। इस तरह का दहशत अंग्रेजी पीरियड में भी नहीं हुआ करता था। और मैं आपको के माध्यम से बता देना चाहूँगा, देश के नौजवानों ने अंग्रेजों की हुकूमत, जिसके शासनकाल में, ब्रिटिश के शासनकाल में सूर्य अस्त नहीं होता था, उसको उखाड़ फेंका। लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो लोग हैं, ये वो भगोड़े लोग हैं कि अपने लोगों को देश से चंदा लोन दिलवाते हैं, बैंकों से कर्जा दिलवाते हैं, अब भगा देते हैं लंदन में। ये भगोड़े लोग हैं, ये लोग लुटेरे लोग हैं देश की। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन या विपक्ष लगातार हारता जा रहा है, पिछला उदाहरण आप देख सकते हैं, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, ऐसे सभी राज्य हारते जा रहा है। ऐसे में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? क्या उसकी रणनीतियां रहेंगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बहुत ही ईमानदारी से कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक सिचुएशन देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। जैसे अभी भी बिहार में जमींदारी खत्म नहीं है। पश्चिमी बंगाल में सामाजिक स्थिति दलितों, चंडालों की बहुत दयनीय है। जहाँ के लोग हैंड टू माउथ हैं, जहाँ के लोगों का जीवन उद्देश्य सिर्फ भोजन है, वहाँ के लोग राजपाट की भागीदारी में कैसे हिस्सा लेते होंगे? और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम परिवर्तन आए हैं। यहाँ जमींदारी उन्मूलन हो चुका है। यहाँ पर लोगों को, हर व्यक्ति को जमीन वितरण हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मानवर कांसीराम के उस नारे को आत्मसात कर चुका है कि जो समाज अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता, वह समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा, इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि आज उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का चमार, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का अकलियत समाज, हर समाज अपने वोट की रक्षा करता है। उसका प्रमाण बूथों को देखने को मिलता है और अभी अभी एसआईआर के माध्यम में भी आपको देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में न यहाँ पर निर्वाचन आयोग को गुंडई होने दिया जाएगा, न प्रशासन की गुंडई होने दिया जाएगा। मैं आह्वान करता हूँ, जिस तरह बलिया के सांसद ने कहा था कि यदि प्रशासन ने बेईमानी की तो उत्तर काउंटिंग से स्तर से या तो जिला अधिकारी का लाश बाहर आएगी या तो हमारी लाश बाहर आएगी। उसी पैटर्न पे अगर उत्तर प्रदेश में बेईमानी होती है तो एक एक पीडीए का प्रहरी जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये बेईमान लोगों को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इस आधार पे कि लोकतंत्र हमारा सुरक्षित हो, भारत का भविष्य सुरक्षित हो और हम बेईमान लोगों को निश्चित तौर पे इस देश में चलने नहीं देंगे। हम लोग पीडीए प्रहरी के रूप में आदरणीय सनातन पांडे की उस बात से मैं सहमत हूं कि बेईमान लोगों के साथ समाजवादी पार्टी कतई बख्शने के तैयार नहीं है।
इसलिए हम बूथ की रक्षा करेंगे, ईवीएम की चोरी रोकेंगे, काउंटिंग में निष्पक्षता के साथ हम खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ी तो बेईमानों के साथ उनकी भाषा में जवाब देकर लोकतंत्र की रक्षा किया जाएगा, भारत का निर्माण मजबूत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। उसी आधार पर 29 में बीजेपी को हम दिल्ली हराएंगे। सर, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और खास करके दलित समाज से आते हैं और चमार समाज से आते हैं और इनके बीच में आपकी एक अच्छी खासी पैठ है, अच्छी पकड़ है, लोग आपको मानते हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब ऐसे क्या कारण हैं कि किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये समाज, चमार समाज या दलित समाज, समाजवादी पार्टी को वोट देगा? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमने भागीदारी के आधार पर, आरक्षण में हमारा आरक्षण नहीं है, हम भागीदारी है। हम हर सेक्टर में भागीदारी के आधार पर बाबा साहब ने नए भारत का निर्माण नहीं किया, कोई दूसरा देश नहीं चुना, सिर्फ भागीदारी। हमारी मर्यादा की रक्षा किया जाए, माँ बहनों की रक्षा किया जाए और हमें भागीदारी मिलेगी तो हम समाजवादी पार्टी हमें भागीदारी देगी और देने जा रही है तो पूरा दलित, पूरा चमार समाजवादी पार्टी के साथ है। हम तो बाबा साहब के अनुयायी है ना। आरक्षण में जो भागीदारी है वो आरक्षण नहीं है। देश के पिछाड़े गए लोगों को हर सेक्टर में भागीदारी के आधार पर बाबा साहब ने कहा कि हमें दूसरा देश नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। वही बात यहाँ लागू है। हमारे नेता भागीदारी देने जा रहे हैं, भागीदारी दिया भी है उन्होंने, आगे और बड़ी संख्या में देने जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि चमारों को हम जनरल सीट में भी चुनाव लड़ाएंगे और एक नहीं दर्जनों लोगों को जनरल सीट पे लड़ाएंगे। तो जब भागीदारी हमें मिलेगी तो पूरा चमार समाज, पूरा बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा और जो है कि उसका परिणाम होगा कि हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। प्रचंड बहुमत से देश के यशस्वी भारत का भविष्य और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आप दैनिक भास्कर के लिए डॉक्टर जेपी मौर्य, जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।